हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रिड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप फाइनेंशियल न्यूज़ का डिस्कशन। और सबसे पहला न्यूज़ जो हमारे सामने है वो बेसिकली यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के है। आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो उत्तर प्रदेश बेस्ड यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। ये रीज़न देते हुए कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था, इनके पास अर्निंग प्रोस्पेक्ट नहीं था, और अगर इनको बैंक का बिजनेस चलाने दिया जाता तो यहाँ पे जो डिपॉजिटर्स थे उनके इंटरेस्ट को ये हार्म करता। तो इसीलिए यहाँ पे ये फैसला लिया गया है। और देखिए, आरबीआई ने यहाँ पे जो कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव उत्तर प्रदेश हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि बैंक के वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर इशू करें और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट करें। बेसिकली देखिए, ये जो पर्टिकुलर बैंक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, तो ये क्या है? एक कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होगी एक पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश बेस्ड है तो ये वहाँ पे रजिस्टर है। और इसको गवर्न कौन करता है? आरबीआई इसको गवर्न करती है। तो इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे ये जो कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव है उत्तर प्रदेश, उनसे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि वो वाइंडिंग अप ऑर्डर इशू करें। इसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने इनको प्रोहिबिट कर दिया है कि ये अब किसी भी प्रकार का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाने में। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इनके द्वारा बहुत सारे इशूज़ फेस किए जा रहे हैं, जैसे कि ड्यूअल रेगुलेशन, वीक फाइनेंसेस, और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका इंटरफेरेंस भी देखा जा रहा है। तो इन सब के वजह से देखा होगा आपने कि बीते कुछ दिनों से आरबीआई ने बहुत सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल किया है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस, आरआरबी स्केल 2-3, एसबीआई सीबीओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इन सभी एग्जाम के लिए आपको अलग से कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं ऑल इन वन बंडल ऑफर, जिसके अंतर्गत आपको पे करने हैं 899 रुपीज़ और आपको इन सभी एग्जाम्स के कोर्सेज तक एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑफ़र है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। यहाँ पे 31 जुलाई तक ये ऑफ़र वैलिड रहेगा, तो आपको उससे पहले इनरोल हो जाना चाहिए। अगर आपको कोर्स के अंतर्गत इनरोल होना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इनरोल कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो बेसिकली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर के है। तो यहाँ पे जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के पब्लिक इशू के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक रेज करने वाली है मार्केट से। बेसिकली जब हम बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो डिबेंचर्स हैं वो आगे चल करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उन्होंने कहा है कि वो 5,000 करोड़ रुपए तक रेज करेगी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को पब्लिक इशू करके। मतलब कि यहाँ पे पब्लिक को ऑफर किया जाएगा कि वो कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें, और इसके लिए सब्सक्रिप्शन है वो 21 जुलाई को ओपन हो जाएगा। बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उन्होंने बेस इशू साइज रखा है 500 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे ग्रीन इशू ऑप्शन अवेलेबल है 4,500 करोड़ का। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, कंपनी का पहला टारगेट है 500 करोड़ रुपए रीच करने का, लेकिन अगर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो 4,500 करोड़ तक रेज कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल वो कितना तक पैसा रेज कर सकती है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करके? 5,000 करोड़ रुपए तक ये रेज कर सकती है। और कंपनी का जो सेल्फ लिमिट है वो कितना है? 10,000 करोड़ रुपया है। मतलब कि कभी भी कंपनी फ्यूचर में इससे ज़्यादा पैसे रेज नहीं कर सकती है। इसके बाद यहाँ पे जो पैसे रेज किए जाएंगे उसका 75% यहाँ पे खर्च होगा लेंडिंग, फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग, जो इनडेटनेस है कंपनी का उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे जो 25% बचेगा वो कंपनी का जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में, जैसे कि ये 3 मैच्योरिटी के लिए इशू किए जा रहे हैं, 3 साल, 10 साल और 15 साल। और यहाँ पे जो कूपन पेमेंट होगा वो एनुअल बेस पे होगा। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो इंटरेस्ट रहेगा, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको कि हम यहाँ पे यील्ड कहते हैं, तो ये 7.44% से 7.54% के बीच में रहेगा पर एनम।
अब क्योंकि हमने यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात किया है तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो बेसिकली एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि ये एक PSU है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में और ये बेसिकली जो हमारे देश में इंडियन पावर सेक्टर है उसका फाइनेंशियल बैकबोन माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके चेयरमैन और MD हैं रविंद्र सिंह ढिल्लों जी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला न्यूज़ है वो इंडसइंड बैंक के Q1 रिजल्ट को लेकर के है। यहाँ पे बैंक के प्रॉफिट में 33% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है और अप्रैल जून क्वार्टर के लिए 2124 करोड़ रुपया प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद बैंक के एसेट क्वालिटी के बारे में कहा गया है कि वो हेल्दी है। इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि पिछले साल सेम पीरियड के लिए 1631 करोड़ रुपया प्रॉफिट जो है उसको रिकॉर्ड किया गया था, तो इसीलिए 33% का इंक्रीज यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का Q1 के लिए जो टोटल इनकम रिकॉर्ड किया गया है वो 12,939 करोड़ है और इसमें 28% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो। और यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये 12,939 करोड़ में वो है 5,863 करोड़ और इसमें 18% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में तो यहाँ पे बैंक का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 1.94% है, जो कि पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल ये सेम क्वार्टर के लिए कितना था 2.35% था। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इंडसइंड बैंक का इस क्वार्टर के लिए तो ये यहाँ पे 0.58% है और यहाँ पे ये पिछले साल कितना था 0.67% था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखा है। इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। ये इनॉग्रेट हुआ था 1994 में। इसके MD एंड CEO हैं सुमंत कटपलिया जी और इसका टैगलाइन है वी केयर दिल से और वी मेक यू फील रिचर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला न्यूज़ है वो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के है। SBI के चेयरमैन ने यहाँ पे कहा है कि हो सकता है RBI जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें स्टेटस को मेंटेन रखे। बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश खारा जी, उनके द्वारा ये कहा गया है। अब देखिए, जब कभी भी बात होती है स्टेटस को मेंटेन रखने की तो इसका मतलब होता है कि जो की रेट है जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो उन सब में बदलाव नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो कब होगी। 8 से 10 अगस्त को यहाँ पे स्केड्यूल है ये मीटिंग होना। और देखिए, यहाँ पे जो SBI के चेयरमैन है दिनेश खारा जी, उनका जो ये बयान आया है तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले अभी रिटेल इन्फ्लेशन सामने आया था। तो रिटेल इन्फ्लेशन हमारे देश में उसमें क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुआ था। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि RBI यहाँ पे अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें की रेट में बदलाव करेगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें बदलाव करेगी। लेकिन यहाँ पे जो दिनेश खारा जी है उन्होंने कहा है कि इसमें बदलाव नहीं होने की संभावना है। और यहाँ पे 8 जून को जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें RBI ने दूसरी बार लगातार जो की इंटरेस्ट रेट है उसमें बदलाव नहीं किया था और RBI ने यहाँ पे कहा था कि वो जो इन्फ्लेशन है उसको मॉडरेट देखना चाहती है और साथ ही में जो मॉनसून का सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए वो इन्फ्लेशन को मॉडरेट देखना चाहती है। हमने यहाँ पे बात किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है। हमारे देश में जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट हैं जैसे कि रेपो रेट, जिस दर पे जो RBI है वो बैंकों को लोन देती है, रिवर्स रेपो रेट, तो इन सबको ये फिक्स करती है। इसके बाद यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है वो 1 साल के अंदर 4 बार कम से कम तो होना ही चाहिए और 1 क्वार्टर में 1 बार होना चाहिए, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ पे जो भी डिसीजंस इस मीटिंग के द्वारा लिया जाता है उसको पब्लिश किया जाता है और इस कमेटी के अंदर बेसिकली 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर तो RBI की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको नॉमिनेट करती है।
क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को लेकर के है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों के द्वारा जो पैसे स्पेंड किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि मई के महीने में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो 1.4 लाख करोड़ का है और ये अब तक का हाईएस्ट स्पेंडिंग है। इससे पहले किसी भी मंथ में इतना क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ में ये भी कहा गया है कि अभी हमारे देश में जो कार्ड्स इन यूज़ हैं, मतलब कि नंबर ऑफ जो कार्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कितने हैं, वो यहाँ पे 87.4 मिलियन है। बेसिकली यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है उसमें ये सारी बातें कही गई हैं कि मई के महीने में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है उसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। 1.4 लाख करोड़ ये हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो ट्रेंड था क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग का, तो वो एक लिमिट तक था, उस लिमिट से वो ज़्यादा नहीं बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में कहा गया है कि ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5% से इंक्रीज़ हो रहा है स्पेंडिंग। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें जनवरी से लेकर के अभी तक 5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है और ये 87.4 मिलियन को क्रॉस कर गया है। और ये भी अपने आप में क्या है, ये ऑल टाइम हाई है मई के महीने में। इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो पहले 2 मंथ थे उसमें ही सिर्फ 2 मिलियन नए क्रेडिट कार्ड के जो यूज़ हैं उनका इस्तेमाल शुरू हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग था वो 1.1 से लेकर के 1.2 लाख करोड़ के बीच में था। मतलब कि पूरे साल ये इतने के बीच में था। लेकिन इस साल मई के महीने में 1.4 लाख करोड़ रुपए स्पेंडिंग यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो एवरेज स्पेंडिंग है एक कार्ड के ऊपर वो 16,144 रुपये है और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा न्यूज़ है वो बेसिकली, आई होप आपको ये सभी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के PDF अवेल कर सकते हैं। और